नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एलपीजी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हमने टैक्स रिफॉर्म किया, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया, इंपोर्ट रिफॉर्म किया, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी को रिफॉर्म किया। और ये रिफॉर्म कहीं ना कहीं 91 के अंदर हमारे यहाँ बहुत बेनिफिशियरी साबित हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हम लिबरलाइजेशन पढ़ चुके हैं तो हमें प्राइवेटाइजेशन भी पढ़ना जरूरी था। अब प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ओपन इकोनॉमी, यानी एक देश का दूसरे देश से ट्रेड या किसी भी तरह का व्यापार शुरू होना। ट्रेड जितना बढ़ता जाएगा ग्लोबलाइजेशन उतना सक्सेस होता जाएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन का फायदा हमें होता है तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी होगा। वो नुकसान हम इस वीडियो के आगे पढ़ेंगे। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सरकार अपना कहीं ना कहीं ऑनरशिप जो है वो कम कर देती है। यानी अगर सरकार एक इकोनॉमी के अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस करती है तो इंटरफेरेंस को कम कर देगी, यानी इन्वेस्टमेंट को कम कर देगी और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेगी कि आप लोग आकर ट्रेड करें। तो आइए इसे वर्ड्स में देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर। अपनी ऑनरशिप को प्राइवेट की तरफ ट्रांसफर कर दें गवर्नमेंट, तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। First point, transfer of ownership and management of public sector company from the government to private sector. And second point, privatization of the PSU by selling of part of the equity of PSU to the public. This is known as disinvestment. देखिए, जब कभी हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दे प्राइवेट सेक्टर को, यानी पूरी तरह से कंपनी को सेल आउट कर दिया जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी के अंदर कुछ पार्ट यानी कुछ इक्विटी प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर दे। तो ये दो तरीके होते हैं प्राइवेटाइजेशन करने के। द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज मेनली टू इंप्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना पैसा पूरा तरह से होता नहीं है, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि इकोनॉमी को और ग्रो किया जाए। ग्लोबलाइजेशन Globalization means integrating the national economy with the world economy through removal of barrier and international trade and capital movements. देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश से जुड़ना। जब एक देश का दूसरे देश से जुड़ता है तो आपस में वो कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं, और ट्रेड जब करते हैं तो टेक्नोलॉजी यहाँ आती है, नई नई गुड्स यहाँ आती है, यहाँ से नई गुड्स वहाँ जाता है। कल्चर बैरियर भी समाप्त होते हैं, कहीं ना कहीं कल्चर भी अडॉप्ट होता है। हम वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, यहाँ से वो इंडियन कल्चर अपनाते हैं। तो इस तरह से, और इसका फायदा एम्प्लॉयमेंट में भी होता है कि यहाँ से देश बाहर काम करने जा रहे हैं और बाहर से लोग यहाँ काम करने आए। तो ग्लोबलाइजेशन का अपना बहुत सा फायदा होता है। चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट, हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 51% इज अलाउड। सेकेंड पॉइंट, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियन। थर्ड पॉइंट, ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन द हाईली प्रायोरिटी Third point, automatic permission is provided in high priority industry up to a sum of ₹1 crore. Fourth point, the new economic policy remove all restriction and control on the external trade and allow market forces to play a greater role in the respect of import and export. देखिए, सीधी सिंपल सी बात है कि अब एफडीआई को भी आमंत्रित कर दिया गया, 51% तक अब अलाउ कर दिया गया, हर तरह का इन्वेस्टमेंट करें। किसी तरह की कोई परमिशन नहीं रखी गई। बहुत से ऐसी चीजें थी जिसको रिमूव कर दिया गया जो पहले कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड में हमें रुकावट पैदा करती थी। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर सारे बैरियर्स को खत्म कर दिया गया ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कहीं ना कहीं बाहर से टेक्नोलॉजी आए और हमारा देश मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े। अब हम बात करेंगे कि क्या ग्लोबलाइजेशन का हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान, तो इसको जानते हैं। फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। सेकेंड पॉइंट, एडवांस टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्री ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। And fourth point, better prospect for skills people to increase their earning. देखिए, फेवर के अंदर बात यह थी कि कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सेस बढ़ जाता है, यानी बाहर के द्वारा चीजें हमें मिलती भी हैं और यहां से हमारा जाता भी है। तो उससे क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बढ़ता भी है। बाहर की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं यहां पर आती है तो यहाँ के लोगों के अंदर उनकी लाइफ को इंप्रूव कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। फॉरेन जो कंपनी होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी को स्टैब्लिश करती है। जब इस तरह की चीजें होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और स्किल्स भी बढ़ती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ स्किल भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन का डोमेस्टिक कंट्री के अंदर बहुत फायदा होता है।
लेकिन हमेशा जब फायदा होगा तो कुछ नुकसान भी देखने को मिलेगा। तो हम नुकसान की बात करते हैं। अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, बेनिफिट टू ग्लोबलाइजेशन accrue more to develop. Second, by globalization compromise the welfare of the people belonging to poor countries. Third point, market driven globalization increase the economic disparities among nations. Fourth point, in developing country domestic company large forced to face competition. ज्यादातर देखने में ये मिला कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा डेवलप कंट्रीज को ज्यादा हुआ क्योंकि वो स्ट्रांग थे, टेक्नोलॉजी उनके पास थी, पैसा उनके पास था। फिर ये देखा जाता था कि कहीं ना कहीं जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके अंदर जो गरीब लोग थे उनके वेलफेयर के साथ कंप्रोमाइज किया गया, यानी उनके मुताबिक प्रोडक्ट नहीं बनना। ये भी देखने को मिलता था कि कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री का डेवलपिंग कंट्री से कंपटीशन फेस करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं जब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कंपटीशन फेस नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जो डेवलप कंट्रीज थी सिर्फ वो पैसा वहां इन्वेस्ट करती थी जहां उन्हें फायदा हो। तो इस तरह देखा गया बहुत से देशों के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, तो एक तरह की डिस्पैरिटीज यानी डिफरेंसेस देखने को मिलते थे ग्लोबलाइजेशन के कारण कि कुछ ऐसे देश जो बैकवर्ड थे उनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता, जैसे कुछ अफ्रीका की कंट्रीज हैं या बांग्लादेश कह लो या अदरवाइज बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब कंपनी किसी थर्ड पार्टी से अपना काम कराती है तो उसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। अब आउटसोर्सिंग करने के लिए एक देश को दूसरे देश की लोगों से लेबर हायर करनी पड़ती है। हायर जब करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो लेबर होती है वो स्किलफुल भी मिल जाएगी और सस्ती भी मिल जाती है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर स्किल्स भी है और सस्ती लेबर भी अवेलेबल हो जाती है, जो डेवलप कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। और यहाँ के पर्पज से देखें तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता है विदेशी देशों के अंदर। Outsourcing referred to contract out some of its activity to a third party which was earlier performed by the organization. Outsourcing is one of the main outcome of globalization. India has become a favorable destination of outsourcing because of first point availability of the skilled manpower, second point favorable government policy, tax concessions, etc. and third point low wage rate and cheaper labor available. Example Indian BPO business processing outsourcing company. देखिए सीधी सिंपल से जो डेवलप कंट्रीज होती है कहीं ना कहीं वो ये देखते हैं कि इंडिया जैसे देशों के अंदर जहां बड़े पैमाने पे पॉपुलेशन है तो स्किलफुल पॉपुलेशन अवेलेबल हो जाती है। सरकार उस तरह की कंपनी को कुछ टैक्स कंसेशन भी देती है यहाँ के काम करें, और दूसरा कहीं ना कहीं जो हमारे देश के अंदर होता है वो लेबर जो है चीप मिल जाती है। बाहर देशों के अंदर जो लेबर्स होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1995 के अंदर बना, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो गैट्स हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जो 1948 के अंदर बना। उसी को चेंज करके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अब इसका काम क्या होता है? एक देश के दूसरे देश के बीच में जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसके नियम बनाना। अगर कोई डेवलप कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रही हो तो उसके एक्सप्लॉइटेशन को रोकना, कहीं ना कहीं जो गरीब देश हैं उनको फायदा पहुंचाना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट पॉइंट जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे हम गैट भी कहते हैं, वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 विद 23 कंट्रीज। Second point, WTO was founded in 1995 as successor organization to the GATT. Third point, at present there are 164 member countries of WTO and all the member countries are required to abide by law and policy of WTO. मैंने अभी आपको बताया कि 1948 के अंदर GATT बना, GATT को रिप्लेस कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। पहले 1948 के अंदर उधर 23 जो कंट्रीज थे वो इसके मेंबर थे, आज 164 इसके मेंबर्स हैं। अब हम देखते हैं WTO के फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ WTO, first point to facilitate international trade, bilateral and multilateral through removal of tariff, non-tariff barrier. Second point to establish a rule-based trading regime. Third point to enlarge production of goods and services. Fourth point to ensure optimum utilization of world resources. And fifth point to protect environment. कहीं ना कहीं जो मल्टीनेशनल देशों के अंदर या बायलैटरल जो भी बैरियर्स होते थे उसको रिमूव करना था, रिसोर्सेज का बेटर से बेटर यूज करना था, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना था। ये कहीं ना कहीं WTO के अंदर फंक्शन का बहुत मेन फंक्शन माना जाता था। आज की डेट में एनवायरनमेंट एक मेन चैलेंज है WTO के सामने। इसके साथ साथ गुड एंड सर्विस की प्रोडक्शन बनाना और कहीं ना कहीं दो देशों के बीच के अंदर कोई डिस्प्यूट है तो उसे भी रिजॉल्व करना WTO का फंक्शन होता था। करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने टॉपिक आज पढ़े प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और आउटसोर्सिंग के बारे में। कोई क्वेश्चन हो तो आप फीडबैक देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम LPG के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।